Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है यह है कि कई सारे युवा जो हैं डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, तो उनका बस एक मानना ये होता है कि कहीं ना कहीं डेयरी फार्म में लॉस हो जाता है, क्योंकि डेयरी फार्म में जो पशु हैं वो एक्सपायर कर जाते हैं और एक पशु डेयरी फार्म से कितनी अर्निंग एक साल में हमें दे देता है। तो आज पूरा कैलकुलेशन में बताने वाला हूँ आपकी कि नए युवा डरे नहीं। डेयरी फार्मिंग करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान हमें ज़रूर रखना होता है, परंतु डेयरी फार्मिंग लॉस वाला बिजनेस नहीं है। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का जो काम है और आपका जो मैनेजमेंट है उसी पर डेयरी फार्म के प्रॉफिट का निर्भर होना है। और डेयरी फार्म कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी का काम होता है और काफ़ी जो कहते हैं अनुशासन का जो काम होता है वो डेयरी फार्मिंग होता है, क्योंकि एक जीवित पशु आप संभालते हैं। यदि आप कोई सा प्लांट खोलते हैं और कोई सी फैक्ट्री खोलते हैं, तो आप मशीनरी को 1 दिन 2 दिन या 10 दिन या 1 महीना उन्हें बंद रख सकते हैं। 1 महीना उन्हें बिना हाथ लगाए रह सकते हैं, 1 महीना उन्हें बिना देखे रह सकते हैं। परंतु डेयरी फार्मिंग जो है, आप 1 दिन भी बिना उस पशु को देखे, बिना उस पशु को हाथ लगाए, बिना डेयरी फार्म पे आए आप डेयरी फार्म नहीं कर सकते हैं। तो यही अंतर है डेयरी फार्म और जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें। हमने भी कई सारी फैक्ट्री पर काम किया है। जैसा कि हमने एक फैक्ट्री लगाई थी, जो केटल फीड प्लांट हमने लगाया था। यहीं पीछे जो शेड आप देख पा रहे हैं, उसी शेड में हमने केटल फीड जो पेलेट फीड होता है उसका काम किया है लगभग 4 साल तक। 4 साल तक हमने पेलेट फीड बनाया है। हम लोगों ने और भी बहुत सारी फैक्ट्री का काम किया है। आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कौन कौन से काम हमने अभी तक किए हैं और फाइनल काम हमने चुना है डेयरी फार्मिंग का। और ऐसा क्यों चुना है? क्योंकि जो डेयरी फार्मिंग है उसमें जो लाइव इनकम है, जो लाइव प्रूफ है, वो आपको पर डे आपको मिल जाता है और आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता है कि आपका जो अमाउंट है वो नहीं आएगा या आपका जो माल है वो नहीं बिकेगा। दूध दूध की जो प्राइस है हमें कम ज़्यादा होती रहती हैं, पर हमारा माल बेचने के लिए हमें कहीं जाना नहीं होता है। हमारा माल मटेरियल जो भी है डेयरी फार्म से निकलने वाला सारा ऑटोमेटिक बिक जाता है, चाहे दूध हो, चाहे खाद हो और चाहे काफ हो। तो चाहे काफ आप बेचते हो, चाहे खाद आप बेचें, चाहे दूध आप बेचें, तो आपको बेचने के लिए कहीं जाना नहीं होता है। सबसे अच्छा पॉइंट और सबसे बढ़िया जो पॉइंट है डेयरी फार्मिंग शुरू करने के लिए यही है। और डेयरी फार्म में कुछ बीमारियां आती हैं, उनका ख्याल हमें रखना होता है। डेयरी फार्म पर यदि मैं डेयरी फार्म करता हूं तो मुझे रोज़ डेयरी फार्म जाना होता है और गायों के संबंध में नॉलेज रखना होता है, जिससे कि डेयरी फार्म के 50% चांसेस हो जाते हैं सक्सेस होने के। और डेयरी फार्म में आप लगभग 1 साल पूरा अपना कर्तव्य और पूरी ईमानदारी से आप पूरा 1 साल दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं डेयरी फार्म प्रॉफिट वाला बिजनेस है। तो बात करते हैं अगली की। सबसे पहला पॉइंट तो यह है डेयरी फार्म शुरू करने के लिए कि आपको मटेरियल कहीं बेचना नहीं होता है। जैसा कि आप डेयरी फार्मिंग यदि आज ख़त्म करना चाहते हैं, आपको लगता है प्रॉफिट नहीं है, तो आप सारी गायें सेल कर सकते हैं और जो शेड है आपके दूसरे काम में आ सकता है। और कहीं ना कहीं डेयरी फार्मिंग का जो गाय और मशीनरी रहती हैं इजीली मार्केट में सेल हो जाती हैं, और इतनी भी महंगी मशीन नहीं आती हैं डेयरी फार्मिंग के लिए कि आप सेल करना मुश्किल है या ज़्यादा लॉस में सेल करना होता है। तो आप तुरंत गाय बेच देंगे तो ये आपका डेयरी फार्म ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा कोई लॉस वाला बिजनेस नहीं होता है। यदि बंद भी करना चाहें तो हम 10 दिन के अंदर बंद कर सकते हैं,
पर यदि हम किसी फैक्ट्री को बेचना चाहें तो फैक्ट्री का बेचने के लिए हमें कहीं लोगों से मिलना होता है, कहीं परेशानी आती हैं और मशीनरी की कीमत हमें केवल और केवल आधी मिलती है, कहीं बार आधी कीमत भी नहीं मिल पाती है। तो ये दूसरा कारण हो गया डेयरी फार्मिंग करने का। तीसरा कारण यह है कि यदि आप डेयरी फार्मिंग करते हैं तो आपका जो खेत आप खेती जो जब करते हैं तो खेती का जो खाद आप यूज़ करते हैं रासायनिक, तो उसकी जगह आप अपना जो डेयरी फार्म से निकला हुआ खाद यूज़ कर सकते हैं और जैविक खाद आप बना सकते हैं। उसी खाद को खेती में यदि यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जैविक पद्धति से खेती कर पाएंगे और कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिट आप और ज़्यादा बेनिफिट के साथ में अच्छी फल सब्जी आदि की भी खेती अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यदि कहीं का मानना है कि डेयरी फार्म में जो गाय हैं एक्सपायर कर जाती हैं और लॉस हो जाता है, तो जैसा कि डेयरी फार्म में इंश्योरेंस आपको पता होगा कि इंश्योरेंस गवर्नमेंट सब्सिडी में इंश्योरेंस हो जाते हैं। कहीं ना कहीं यदि 60,000 का हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो लगभग गवर्नमेंट सब्सिडी में 1300-1400 रुपये में 1 साल का कवर बीमा हमें मिल जाता है। 1 साल का इंश्योरेंस हमें मिल जाता है लगभग 1300 रुपये में। जो कोई बड़ी रकम नहीं होती है, 1300 रुपये में आपके 60,000 रुपये सेफ हो जाते हैं और आप गाय यदि एक्सपायर भी कर जाती हैं तो आपका ज़्यादा लॉस नहीं होता है और आपका फार्म कंटिन्यू चलता रहता है। तीसरी बात है कि डेयरी फार्म से एक गाय से हम 1 साल में कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो कई बार होता ये है कि 60,000 वाली गाय हम खरीदते हैं और वह एक समय का 12 लीटर दूध दे देती हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हम 1 लाख वाली गाय खरीदते हैं और वो 3 से 4 लीटर ही दूध देती हैं। तो कई बार रीज़न अलग अलग होते हैं गाय के कि क्या रीज़न है कि वह मिल्किंग कम कर रही हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप यंग एनिमल खरीदें, यंग ब्लड खरीदें ताकि आपके डेयरी फार्म पर बीमारियों के कम चांसेस होंगे, क्योंकि यंग ब्लड में और यंग एनिमल में काफ़ी कम बीमारियां होती हैं। तो यही रीज़न है कि यदि आप 60,000 की यंग ब्लड खरीदते हैं तो वो 60,000 का मिल्किंग आपको पूरे साल में कर देता है। और यदि फीमेल काफ आपको दे देता है और अच्छे से केयर करते हैं हम लोग, तो फीमेल काफ से भी अर्निंग कर सकते हैं और अपना डेयरी फार्म बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यही मेरा सजेशन है आपसे कि आप डेयरी फार्म यदि शुरू करें तो क्रॉस ब्रीड से कर सकते हैं, जिससे होता यह है कि क्रॉस ब्रीड में थोड़ी सी बीमारियां कम आती हैं और हमें थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं। फिर हम प्योर एचएफ के सीमन से उनका जनरेशन सुधार सकते हैं या फिर अगले सीज़न में हम प्योर एचएफ धीरे धीरे करके हमारे फार्म पर एक्सपीरियंस के साथ ला सकते हैं। और कहीं ना कहीं क्रॉस ब्रीड आपको कम कीमत में मिल जाएगी, जिससे होता ये है कि जो यंग ब्लड होता है पूरे साल में वह अपनी कीमत का मिल्क दे देता है और आपका फार्म हो जाता है 1 साल में फ्री। यदि मैंने 10-11 गाय खरीदी हैं और 11 गाय के लगभग 8 लाख का खर्च आ चुका था गाय के खरीदने में। तो कहीं ना कहीं 8 लाख का जो कीमत है हम लोगों ने 1 साल में ले लिया है और 1 साल में लगभग 8 लाख का जो इनका जो खर्चा है, यानी इनकी जो लागत है वो हमें मिल चुकी है। अब ये गाय यदि हम सेल भी करते हैं तो वह प्रॉफिट होगा और अगले साल यदि हम इनकी वापस से मिल्किंग करते हैं तो अगले साल फिर हमें ये 8 लाख रुपए देने वाली हैं, तो वह हमारा प्रॉफिट होगा। और कहीं ना कहीं जो काफ हमने रेडी किए हैं, काफ हमने बहुत कम संभाले हैं। यदि आपके काफ खुले हैं बाड़े में तो काफ को कुछ भी संभालने की आवश्यकता नहीं होती है। काफ अपने बाड़े में खुला घूमते हैं और ये काफ़ी बॉडी वेट अच्छा बना लेते हैं। और कहीं सारों का कहना होता है कि काफ को काफ़ी ज़्यादा फीडिंग करना होती है, जिससे उनकी जब मिल्किंग का समय आता है तब तक के लिए काफ 60 से 70 हज़ार हमें पड़ जाता है और इसके बजाय हम गाय खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहना चाहिए। पर काफ जब हम पालते हैं तो उनको खुले बाड़े में खुला छोड़िए, जिससे कि काफ अपने बॉडी को अच्छा मेंटेन रहेंगे, उनका पेट नहीं निकलेगा। और फीड भी मैंने बताया है पिछले वीडियो में कि फीड भी आप कौन सा डाल सकते हैं जो काफ़ी सस्ता मिलता है, उसी फीड से आपके काफ
काफ़ी अच्छे तैयार हो जाएंगे और काफ़ी बड़े काफ हो जाएंगे। आप यकीन मानिए कि काफ को तैयार करने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है जितना कई सारों ने वीडियो में बताया है। और कई सारों के वीडियो भी देखे हैं, परंतु वो इतना इन्वेस्टमेंट इसलिए हो पाता है क्योंकि कई सारी कंपनियों के फीड अलग अलग आते हैं। काफ की एज के हिसाब से फीड वो बनाते हैं जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। आप घर का फीड बनाइए, काफ़ी सस्ता पड़ेगा और आपके काफ अच्छे से तैयार होंगे। और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। कैसा लगा हमारा वीडियो, कैसा लगा हमारा डेयरी फार्म, और भी मेरे लिए आपके मन में कोई सजेशन हो कि मैं किस प्रकार से हमारे डेयरी फार्म पे काम कर सकता हूँ, या आपका कुछ बेहतर नॉलेज है, तो आप कमेंट के माध्यम से शेयर करें ताकि सभी व्यूवर्स कमेंट जब पढ़ेंगे तो उनको भी नॉलेज मिलेगा और मुझे भी। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।